गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और सबने समझने का प्रयास किया। उसी के क्रम में आज हम लोग गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। उसमें से सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दर्पण का ध्रुव, मिरर ऑफ पोल ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? ये है गोली दर्पण। गोली दर्पण में यह है उत्तल दर्पण। तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसी को हम कहते हैं परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ। तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से निरूपित करते हैं। सेकेंड पॉइंट में आएंगे कि वक्रता केंद्र क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले के गोली पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो बनाया गया है उत्तल दर्पण, तो यहाँ से अगर हम इसको एक खोखला गोला बनाएंगे तो ये इस टाइप का बनेगा और इसी खोखले गोले के केंद्र को हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक, और इसे हम C से डिनोट करते हैं। थर्ड पॉइंट में आएंगे, वक्रता त्रिज्या क्या है? तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम R से निरूपित करते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिए ये ध्रुव हो गया और यह वक्रता केंद्र है। ध्रुव और वक्रता केंद्र की ये जो बीच की दूरी है इसी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, दोनों के बीच की दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या है। इसके बाद चौथे पॉइंट में आएंगे मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये पोल हो गया ध्रुव, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब ये अनंत, ये जो एक्सिस है, अक्ष है, अब ये अनंत से आ रही है, लेकिन जब ये मुख्य अक्ष से होकर जाती, ये जो पोल से होकर जाती है, तब हम इसको कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद आएंगे फोकस अथवा फोकस, मुख्य फोकस अथवा फोकस, इसके विषय में समझेंगे। तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं अवतल दर्पण में, वह वहाँ से वास्तविक रूप में जाती हैं, या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में वहाँ पर प्रतीत होती है कि यहाँ पे प्रकाश पहुँच रहा है, तो उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। जैसे कि चित्र में देखिए यहाँ पर ये अवतल दर्पण के लिए दिखाया गया है। M1 M2 क्या है? यह एक दर्पण है। इसके बाद यहाँ पे जो बीच वाली लाइन है यह मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर देखिए किरण जा रही है और मुख्य अक्ष के समांतर इधर भी किरण जा रही है। तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात जहाँ पर ये कट रही है F, इसी को हम कहते हैं फोकस। ठीक, यहाँ उत्तल दर्पण में दिखाया गया है। उत्तल दर्पण में देखिए ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें जा रही हैं, आपतित हो रही हैं और दर्पण पे परावर्तन के पश्चात जो है मुड़ जा रही हैं। और यहाँ पर देखिए ये आभासी बन रहा है, मतलब लग रहा है कि वास्तव में यहाँ पे प्रकाश पहुँचता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये इसका कटान बिंदु ही माना जाएगा। ये फोकस हो गया। इसके बाद फोकस तल क्या है? तो मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा फोकस से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। यही है चीज़। देखिए F1 F2 क्या है? यह फोकस तल है। ये है मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से गुजरने वाले
ये वाले पोर्शन इसको हम कहते हैं फोकस तल कहते हैं। इसके बाद फोकस दूरी है, फोकल लेंथ। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण के फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है ना। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। जैसे कि पिछले इसमें देखिए यहाँ पे यह फोकस था और यह ध्रुव था, ये एफ था, यह पी है, तो यही एफ माने फोकस और ये ध्रुव, यही बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। ये भी है आपका, ये ध्रुव है, ये फोकस है, इसी के बीच की दूरी को हम कहेंगे फोकस दूरी कहते हैं। ऐसे एफ से भी निरूपित करते हैं। और यह जो फोकस दूरी होती है, जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये वक्रता त्रिज्या है, ठीक है ना। फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एफ बराबर r/2 या 2f बराबर r, ठीक है ना। इसके बाद दर्पण का द्वारक। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये m1 m2 क्या है, ये दर्पण है और इसी के व्यास को हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। कुछ महत्वपूर्ण इसमें चेतावनी दी गई है कि दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर सीधा नहीं देखना चाहिए, यह आपकी आँखों को क्षतिग्रस्त कर सकता है। क्योंकि जब वह दर्पण से परावर्तित होता है तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ाया है कि परावर्तन के पश्चात जो है वह अगर उत्तल दर्पण है तो वह प्रकाश को केंद्रित करता है, वहाँ पे जो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वह ज़्यादा पावरफुल होती है। इसीलिए जो है दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर सीधा नहीं देखना चाहिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि गोली दर्पण के द्वारा जो है प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो गोली दर्पण दो प्रकार के हैं, मुख्यतः हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो अवतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो किसी अवतल दर्पण के सम्मुख वस्तु जिसे हम बिंब कहते हैं कि विभिन्न दूरियों पर स्थिति के लिए प्रतिबिंब की स्थितियों को किरण आरेखों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इन आरेखों से निम्न लक्षण हमें ज्ञात होते हैं। जो भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम किरण आरेखों के माध्यम से उसको प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो किरण आरेख है, यह निम्नलिखित लक्षण जो है किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है तो मुख्यतः 4 प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। पहला, प्रतिबिंब की स्थिति। अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो पहला पॉइंट होगा कि वह कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी। दूसरा पॉइंट है प्रतिबिंब की प्रकृति, कि वह जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वह वास्तविक होगा कि आभासी होगा। तीसरा पॉइंट है कि प्रतिबिंब का विन्यास, कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वह उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। और चौथा पॉइंट है कि प्रतिबिंब का आकार, कि जो वस्तु है या बिंब जो है उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वस्तु की अपेक्षा छोटा बन रहा है कि वस्तु के समान बन रहा है या वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो इन जो है अवतल दर्पण से संबंधित वस्तु का प्रतिबिंब को निम्नलिखित प्रकार से समझेंगे कि यदि पहला जो पॉइंट है इसमें दिया है कि वस्तु की स्थिति, यदि वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर हो, अवतल दर्पण के लिए यदि वस्तु की स्थिति वस्तु कहाँ पर हो, अनंत हो, तो ऐसी कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब का विन्यास क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो यदि वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर हो तो ऐसी स्थिति में अनंत दूरी से चलने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं। यदि एक किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हैं। यदि मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होती हैं तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस तल पर मिलती हैं, तो अर्थात फोकस तल पर ये प्रतिबिंब बनाती हैं।
तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं, और अत्यंत छोटा तथा उल्टा सीधा जो है प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। तो अगर वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है ना। तो यही इसकी कंडीशन है, और वो बहुत ही अत्यंत छोटा बनता है, जैसे कि चित्र में प्रदर्शित है। यहाँ देखिए, यह अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है। वस्तु जो है ए बी वस्तु अनंत पर स्थित है, तो अनंत से यहाँ पे जो है किरणें जा रही हैं और दर्पण पे पड़ रही हैं, परावर्तन के पश्चात फोकस पर यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है ना। तो वास्तविक बन रहा है, और कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। यह इतना छोटा होता है कि यह मुख्य अक्ष के पर ही बनता है, लेकिन यह उल्टा बनता है, थोड़ा सा इसके नीचे की तरफ होता है। इसके बाद है वस्तु की स्थिति दर्पण के वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो। जैसे यहाँ पे ये वक्रता केंद्र है और वस्तु क्या है, इससे अधिक दूरी पर ए बी वस्तु है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनता है। वास्तविक वस्तु से उल्टा एवं वस्तु के आकार की अपेक्षा छोटा बनता है। देखिए, वस्तु ये वक्रता केंद्र है, वस्तु जो है ए बी वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर देखिए, यह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु की अपेक्षा छोटा बन रहा है। ठीक है ना। तो यह आपका सेकंड पॉइंट हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा एवं वस्तु के बराबर आकार का बनता है। जैसे चित्र में प्रदर्शित है कि ये वस्तु है ए बी, वक्रता केंद्र पर है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब देखिए वक्रता केंद्र के नीचे ही बन रहा है, उल्टे दिशा में, ए डैश बी डैश, और वस्तु के बराबर बन रहा है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। इसके बाद चौथा पॉइंट अगले वीडियो में हम लोग अगले क्लास में इसकी चर्चा करेंगे, और इस वीडियो को आप लोग अच्छे से सही तरीके से देखिएगा और कमेंट करिएगा। अगर जो न समझ में आया हो उसको जो है फिर से समझा जाएगा। धन्यवाद।